विद्युत में हम अब पदार्थों को इस प्रकार से अब पढ़ेंगे कि वे पदार्थ विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं या नहीं देने देते हैं। करने का अर्थ यह है कि विद्युत चालकता के आधार पर, या ऐसा कहें कि पदार्थ को जो है विद्युत प्रवाहित होती है तो, और विद्युत प्रवाहित नहीं होती है तब, इन स्थितियों में पदार्थों को कैसे बांटा गया है, क्या कारण है, क्या सभी पदार्थों में से विद्युत का प्रवाह हो जाता है या किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यदि होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तब ऐसी क्या स्थिति है। ये सब बातें इन में पहले देखते हैं चालक को। जैसा कि बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अणु जो है एक या एक से अधिक परमाणुओं से, उनकी संरचना की व्याख्या यदि हम देखते हैं तो उसमें बताया गया कि उसका समस्त भार या द्रव्यमान जिस स्थान पर केंद्रित रहता है उसको नाभिक कहा जाता है। नाभिक में जो कण पाए जाते हैं उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि उसके चारों ओर एक अन्य कण जो है विभिन्न ऊर्जा स्तर में चक्रण लगाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। नाभिक से ये नाभिक है तो ये अलग अलग जो कक्षा हैं, यहाँ से इनकी जो दूरी है, ये जैसे हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी दूरी जो है नाभिक से अलग अलग है। इस दूरी के आधार पर इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल का मान है वह भी अलग अलग होता है। यह नाभिक इस पर आकर्षण बल लगाता है बाकी की अपेक्षा ज़्यादा। वह इलेक्ट्रॉन जिसके लिए नाभिकीय दूरी का मान कम है उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आकर्षण का मान कम होते जाता है, और आकर्षण का मान कम होने से वह इलेक्ट्रॉन जिसे कि बाह्य कोश का भी इलेक्ट्रॉन कहें, सबसे बाहर जो है उस पर लगने वाला आकर्षण का मान कम होता है, तो वह ऐसा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा पा करके उस पदार्थ से बाहर जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। चालक के संदर्भ में देखा जाए तो चालक जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। जब ऐसे पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन उस क्षेत्र के प्रभाव में आने के कारण अधिक गति करते हैं, ऊर्जा पा जाते हैं, और जिससे इन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चालक पदार्थ जो है वह क्या करता है, चालक विद्युत को प्रवाहित होने देता है। विद्युत धारा का चालक में क्या होता है, प्रवाह होता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों से तात्पर्य
वे इलेक्ट्रॉन जिनका नाभिक के साथ आकर्षण कम है, अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अल्प ऊर्जा पाकर के ही आगे गतिमान होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ पदार्थों में कम रहती है, अभाव रहता है, जिसके कारण वैसे पदार्थों को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां पर वे पदार्थ अपने में से होकर के विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का अभाव है। तो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या? नहीं। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है विद्युत रोधी। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। ये पदार्थ में क्या होता है? इन पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह जो है नहीं होता। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? होता है। विद्युत रोधी को परावैद्युत भी कहते हैं। अब चालक के अंतर्गत जैसे धातुएं, तांबा ले गए, ले लिए, चांदी हो गया, है ना। विद्युत रोधी में क्या ले लेंगे? रबर हो गया, कांच हो गया। अगली टॉपिक है चालक में मुक्त तथा बद्ध आवेश। दो प्रकार के पदार्थ को लेते हैं। एक पदार्थ जो है वह चालक जिस पर कि आवेश है, अर्थात आवेशित चालक। दूसरा पदार्थ जो है अनावेशित विद्युत रोधी। आवेशित चालक और अनावेशित विद्युत रोधी। दो पदार्थ ही है। अब जो आवेशित चालक पदार्थ है माना वह कौन है? ए। दूसरा जो अनावेशित है दूसरा पदार्थ बीसी। अब ध्यान देना थोड़ा, इस पर क्या है? पदार्थ है पर आवेश है या नहीं है? है। बीसी में आवेश है क्या? नहीं। जब हम ए को बी सी के करीब लाए, दूसरे शब्दों में आवेशित पदार्थ को अनावेशित विद्युत रोधी के करीब लाते हैं, तो क्या होता है? उस दूसरे पदार्थ का वह सिरा जो आवेशित पदार्थ के नजदीक है, वहां पर आवेशित पदार्थ पर जो आवेश है उसका विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। यहाँ पे कौन सा आवेश है? धन। इसका विपरीत यहाँ पर क्या आ गया? ऋण आवेश। तथा दूरवर्ती सिरे पर जो है समान प्रकार का मतलब यहाँ पर आ गया धन आवेश आ जाता है। इस क्रिया को कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। क्या? आवेशित चालक को अनावेशित विद्युत रोधी के समीप जब लाते हैं तो आवेशित चालक पर जो आवेश है उसके
आवेशित चालक के जो समीप जो सिरा है उस पर इस आवेश का विपरीत आवेश आ जाता है और दूरवर्ती भाग पर सजातीय आवेश आ जाता है। यह क्रिया कहलाती है स्थिर विद्युत प्रेरण। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे, यदि इस भाग BC को दूसरे चालक को ये पहली स्थिति मान लेते हैं, इसको ये पहली स्थिति, इसको चित्र A के द्वारा व्यक्त कर लें, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति ये, दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, अब ऐसा होता है यदि जो अनावेशित विद्युत रोधी था जिस पर कि अब स्थिर विद्युत प्रेरण क्रिया के कारण आवेश उत्पन्न आ गया है, उसके उस सिरे को जो आवेशित चालक A का दूरवर्ती सिरा है, अर्थात यहां इसके अनुसार ये सिरा C, उस सिरे को क्या कर दिए, पृथ्वीकृत कर दिए, पृथ्वी में अर्थिंग बोलते हैं जो। तो होता क्या है, यहां से यहां पर पहले कौन था, C पर कौन सा आवेश था, प्लस। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं इस भाग पर, पृथ्वी में जोड़ दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन आकर के C पर जो आवेश था, कौन सा आवेश था, धन आवेश, उस धन आवेश को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। ठीक, उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। यहां पर बचा कौन, ये ऋण आवेश इधर गया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यह ऋण आवेश इस चालक A पर जो आवेश है उस आवेश की क्या है, उस आवेश के प्रभाव में है। कौन से प्रभाव में है, आकर्षण। तो इस आवेश को हम कौन सा आवेश कहेंगे, बद्ध आवेश। कौन सा आवेश, बद्ध आवेश। इसमें से कौन सा आवेश पृथ्वी में चला गया, प्लस। वह आवेश जो पृथ्वी में चला गया उसको कौन सा आवेश कहा जाएगा, मुक्त आवेश। तो यहां पर जो आवेश पृथ्वी में गया है ना, उस आवेश हम क्या कहेंगे, मुक्त आवेश। ये अब देखो, यदि तीसरी स्थिति, यदि चालक A को अब इस स्थिति के बाद, यानी यहां पे जोड़ने के बाद इसको हटा दिया जाए, इसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तब क्या होगा, तब BC पर जो आवेश यहां पर इसके आकर्षण में था, अब तो इसको हटा दिए तो आकर्षण खत्म हो गया, तो ये आवेश क्या हो गया, पूरे में फैल गया। यहां पर आवेश पूरे भाग में आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा ऋण आवेश हो गया। ऋण आवेश क्यों हो गया, क्योंकि ये आवेश फैल गया, इसके अलावा पृथ्वी से भी ऋण आवेश आया, अतः यहाँ एक पूरा भाग कैसा हो गया, ऋण आवेशित। अगर ये सब काम नहीं करते, इतना काम नहीं करते, इसको यहाँ पे लाए, फिर से शुरुआत स्थिति ध्यान दो, चालक A को BC के करीब लाए, तो यहाँ पर ऋण आवेश और यहाँ पर धन आवेश आया। अगर इसको हम हटा देते तुरंत तो क्या होता, इस ऋण और इस धन एक दूसरे को क्या कर देते, समाप्त कर देते। यहाँ पर आवेश रहता क्या, नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया से जब गुजरा है तो यहाँ पर पूरा क्या आ गया, अंत में ऋण आवेश। अंतिम स्थिति और शुरू की स्थिति को देखो, अब धनावेशित और यही है बद्धावेश और मुक्तावेश के उत्पन्न होने, है ना, और उसकी व्याख्या। और यह क्रिया क्या कहलाएगी, स्थिर विद्युत प्रेरण। अब अगली टॉपिक है
स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार। कोई चालक है, ये हम ले लिए कोई चालक पदार्थ, कहां पर है ये? कोई किसी विद्युत क्षेत्र में। माना कोई चालक पदार्थ है, वह विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। प्रारंभ में ही बताया गया था कि चालक पदार्थ में किनकी संख्या अधिक होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जब इस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा गया, ये क्षेत्र ऐसे है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है। हमको यहाँ पे व्याख्या के अनुसार दो प्रकार का क्षेत्र लेना पड़ेगा, इसलिए बाह्य क्षेत्र को मान लेते हैं E, जीरो संकेतन कहो या ओ संकेतन कहने से ज्यादा थोड़ा उचित रहेगा, आउट है ना, यानी बाह्य। ये भाग पूरा क्या हो गया? धनावेशित, और ये ऋणात्मक। इस क्षेत्र में एक पदार्थ रख दिए, तो यह पदार्थ क्या होगा? अभी स्थिर विद्युत प्रेरण बताया गया, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो यहां पर धन है, तो इस जगह पे क्या आएगा? ऋण आवेश। ये कैसा हो जाता है? अब दूरवर्ती वाला भाग कैसा हो जाता है? ठीक है। इस प्रकार से इस चालक में क्या हुआ? इस चालक में जो है इधर ऋण और इधर धनावेश आ गया। चालक के अंदर ये दोनों आवेश एक दूसरे को तो समाप्त कर देते हैं, ठीक, ऋण और धन। लेकिन इधर हम देखें, जब ये गतिमान होते हैं, जब क्या करते हैं? गतिमान होते हैं, उस स्थिति में इनके गति की दिशा किधर हो जाएगी? देखो, इसकी गति की दिशा की जस्ट विपरीत, ठीक है, विपरीत। वह दिशा क्या हो जाएगी? उसको हम मान लेते हैं EP। प्रेरित आवेश आ गया इसमें। इसकी दिशा बाह्य आवेश की दिशा के कैसे है? विपरीत में है। इस प्रकार से कुल तीव्रता E, कुल तीव्रता मतलब यहां बाहर में कुल तीव्रता कितना होगा? तो कुल तीव्रता के मान में कमी हो जाती है। कैसे कमी हो जाती है? इधर से विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है E, उसमें फिर इधर से तीव्रता आ गई EP, तो इस दिशा में कुल तीव्रता बराबर दिशा विपरीत है। कुल का अर्थ तो हम लेते हैं टोटल योग। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, तो योग जब करेंगे तो हमको सदिश के नियम पे चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा? EO माइनस EP, यह है। अब स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार, ये तो सामान्य व्याख्या हो गया। व्यवहार क्या क्या है इसका, कैसा व्यवहार है? तो इसमें चालक के अंदर कुल आवेश शून्य होता है। अंदर इसके अंदर कुल आवेश शून्य क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई तीव्रता नहीं है। इसके केवल बाह्य पृष्ठ पर, बाह्य पृष्ठ मतलब ये बाहरी भाग पर ही आवेश रहता है, और उसके अंदर वाले भाग यानी इसमें क्या रहता है? विभव एक समान होता है। ये कुछ टॉपिक्स इसमें गुणधर्म थे किसका? स्थिर विद्युत में चालक का व्यवहार। आगे हम देखेंगे इसमें स्थिर विद्युत आवरण। जैसा कि ये अध्याय जो चल रहा है, उस अध्याय वह अध्याय तो हम स्थिर विद्युत के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। एक बार फिर संक्षिप्त में मैं एक रिपीट कर देता हूं। स्थिर विद्युत शब्द से क्या तात्पर्य है? वह विद्युत ऊर्जा जहां पर आवेश किसी पदार्थ में क्या है?
स्थिर अवस्था में है, ठीक है, गतिमान नहीं है, वह हो गया स्थिर विद्युत। इसके अंतर्गत हम विषय जो पढ़ रहे हैं वही, तो इसमें आगे एक शब्द है आवरण, उसको सामान्य व्याख्या लेके चलते हैं। सामान्य जैसे साइंस प्लस अन्य विषय में जैसे देखते हैं, आवरण मतलब कुछ है ढकना, ऐसा शब्द आ रहा है ना, ये तो सामान्य शाब्दिक व्याख्या टाइप से हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या यह शाब्दिक व्याख्या इस टॉपिक के अनुरूप बनता है या उससे कुछ हट करके है, उसको देखना है। देखो, गॉस का अनुप्रयोग बताते समय बताया गया था, किसी गोलीय चालक को यदि आवेश दिया गया तो वह आवेश कैसा गोली चालक, जो अंदर से खोखला है, ठोस गोला नहीं बल्कि अंदर क्या है, खोखला, उसको यदि आवेश देते हैं तो वह आवेश क्या होता है, वह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है एक समान रूप से। अंदर कोई आवेश होता है क्या, नहीं, उसके अंदर आवेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरा आवेश क्या हो गया, केवल बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, अतः उसके अंदर में आवेश का मान क्या हुआ, शून्य। और जब आवेश है ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र होगा क्या, नहीं। विद्युत क्षेत्र से तात्पर्य तो वही है ना, किसी आवेश, उस आवेश के चारों ओर उसका प्रभाव। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र भी क्या हुआ, शून्य। तो ऐसे इस प्रकार की कंडीशन में यहां पर, कहां पर, इस खोखले भाग के अंदर विद्युत क्षेत्र का समाप्त हो जाना या अनुपस्थित रहना, दोनों भाग, समाप्त हो जाना या अनुपस्थित रहना, क्या कहलाता है, यह कहलाता है स्थिर विद्युत आवरण। यह तो गोली चालक का हो गया। यह घटना इस प्रकार की हर कंडीशन के लिए लागू होता है। जैसे कोई पदार्थ है, उसमें उसके अंदर ये गुहिका है, गुहिका शब्द, ऐसा भाग जो अंदर में कैसा है, खोखला। ऐसे पदार्थों में भी जब आवेश जाता है तो वह आवेश, लेकिन इस अंदर वाले भाग पर क्या होगा, तीव्रता शून्य, विद्युत क्षेत्र रहेगा नहीं, अनुपस्थित रहेगा। वह आवेश कहां हो जाएगा, उसे केवल बाहर में ही वितरित हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत आवरण। इससे संबंधित एक दैनिक जीवन से संबंधित एक रोचक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि जैसे कार से कहीं सफर कर रहे हैं और ऐसा कुछ संभावित होता है कि बिजली गिरने वाली है, जो हम एक घटना जिसको हम साधारण नाम दे दिए हैं बिजली गिरना, है ना, बारिश वगैरह के दिनों में आता है जो अक्सर, वह भी तो एक आवेश ही होता है ना। उस कंडीशन में सुरक्षित रखने का उपाय, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए जो बताया गया है, उसमें क्या कहा जाता है कि ऐसे कंडीशन में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उस कार या वाहन का जो दरवाजा वगैरह है, खिड़कियां हैं, वो सब क्या कर लिए, बंद। इससे क्या होता है कि जो आवेश आ रहा है वह आवेश इस प्रकार से वितरित हो जाएगा और ये अंदर वाला भाग ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे यहाँ पर है। गुहिका में जिस तरीके से क्षेत्र नहीं होता वैसा ही, ठीक है। इस प्रकार यहां पर ऐसा चालक जो अंदर से खोखला है, गोली चालक जो अंदर से क्या है, खोखला है, उसको यदि आवेश दिया जाता है, यदि उसको आवेश दिया जाए तो वह आवेश उसके चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो गया। उस चालक के अंदर भाग पर कोई आवेश रहता है क्या, नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से बाहर वितरित हो गया, जिसके कारण उस चालक के अंदर तीव्रता का मान शून्य होता है। यह काम सिर्फ गोली कवच या खोखले गोले के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी स्थितियों के लिए लागू होता है
जहां पर अंदर का एक भाग खोखला है, जिसे गुहिका शब्द नाम दिया गया है। यहां पर भी जैसे ये इस भाग पर पूरा आवेश जो है बाहर वितरित हो गया और अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए अंदर की तीव्रता शून्य। इस प्रकार के आवेश जिसमें कि गुहिका के अंदर विद्युत क्षेत्र या आवेश अनुपस्थित रहता है, किसी गुहिका के अंदर या किसी चालक के अंदर गुहिका के जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, अनुपस्थित रहता है, उसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत आवरण। तो ये हो जाएगा स्थिर विद्युत आवरण। कैसे परिभाषित करेंगे? किसी गुहिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसा कहें कि विद्युत क्षेत्र का मान समाप्त हो जाना या उस क्षेत्र का अनुपस्थित रहना ही कहलाता है स्थिर विद्युत आवरण। इससे संबंधित दैनिक जीवन से संबंधित एक उदाहरण है, जैसे कि कार में जब हम ड्राइविंग करते हैं और ऐसा कुछ संभावना रहता है कि बिजली गिरने वाली है, जो कि एक आवेश, तो उस कंडीशन में यह निर्देश करता है कि ऐसी स्थिति में हम जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें कि कार को जो है खिड़की दरवाजे जो सबको क्या कर दें, बंद कर दें। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आवेश आ रहा है वह आवेश, विद्युत आवेश जो है वो केवल बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, आंतरिक पृष्ठ पर नहीं जाता। आंतरिक पृष्ठ मतलब कि अंदर की ओर नहीं जाता, जिससे वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं रहता। और विद्युत क्षेत्र नहीं रहने के कारण हमको विद्युत क्षेत्र का आभास, अर्थात विद्युत के जो झटके कहा जाए, है ना, वो हमको नहीं लगते और हम सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद टॉपिक है परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम से पहले परावैद्युत पदार्थ को देखते हैं। प्रारंभ में ही बताया गया है तुमको, जो चालक बताया गया था जो कि अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देता है, और एक अन्य पदार्थ की चर्चा की गई थी, विद्युत रोधी, जो विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देता। उसी को ही हम कहते हैं परावैद्युत। अर्थात परावैद्युत ऐसे पदार्थ हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते, लेकिन विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं, विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और उसकी नाभिकीय संरचना को समझा जाए तो उसमें नाभिक, जहाँ पर पदार्थ का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होता है, और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षों में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक से यह इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में व्यवस्थित रहते हैं और चक्कर लगाते हैं। इनकी नाभिकीय दूरी भी अलग अलग होती है। जो नजदीक में है नाभिक से वह बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो दूर है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। यहां पर प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, अभाव होता है। इन पदार्थों को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण
ये पदार्थ ध्रुवित हो जाते हैं। तो उससे पूर्व यहाँ पर जो दो प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, धन और ऋण, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जो है, उस आधार पर पदार्थ में जो आवेश है वह आवेश के दो केंद्र हो जाते हैं। एक हो जाता है धनावेश का केंद्र और एक हो जाता है ऋण आवेश का केंद्र। इन आधार पर परावैद्युत पदार्थ को दो भागों में बांट लिया गया, एक ध्रुवीय पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत, और दूसरा अध्रुवीय। ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र समपाती नहीं होता, अर्थात वे इस प्रकार से होते हैं, एक छोटे से द्विध्रुव की भांति। इसमें दोनों के केंद्र एक जगह पर है क्या? नहीं। अध्रुवीय में जो है धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र कहाँ पर रहता है? एक ही जगह केंद्रित रहता है। जब ध्रुवीय पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में नहीं रखे रहते हैं, उस स्थिति में ये कुछ इस तरीके से रहते हैं। ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसी एक दिशा में नहीं है, जिसके कारण प्रत्येक छोटे छोटे जो द्विध्रुव हैं उनका एक का धनावेश दूसरे के ऋणावेश के प्रभाव से सब क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को समाप्त। इस प्रकार पदार्थ कोई आवेश नहीं रहता। जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इनके धन आवेश और ऋण आवेश उस क्षेत्र के प्रभाव के कारण इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। धनावेश एक तरफ और ऋणावेश एक दिशा में संरक्षित हो जाते हैं। ऐसे ही जब अध्रुवीय परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धन आवेश और ऋण आवेश का जो कि एक ही केंद्र पर है वह अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक जाते हैं और वह भी इस तरह से ध्रुवित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके अणु जो है वह, उसके आवेश जो है वो ध्रुवित हो जाते हैं, उनमें ध्रुवण की क्रिया हो जाती है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे यहाँ पर एक संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा गया, प्लेट है P Q, इसको आवेश से आवेशित किया गया। प्लेट का नाम दे देते हैं A B, इसको धन Q आवेश से आवेशित किया गया, जिससे प्लेट A पर धन आवेश आ गया। प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट B पर ऋण आवेश आया और इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, वह हो जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान E0। जब इस पदार्थ, इस प्लेटों के बीच में अर्थात इस विद्युत क्षेत्र में किसको रखा गया? एक परावैद्युत पदार्थ को। तो
तो उस परावैद्युत पदार्थ को जब इस तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा गया तो यहाँ पर इस परावैद्युत को क्या हो गया, ध्रुवण हुआ। इसका ध्रुवण हुआ शब्द से तात्पर्य है कि धन आवेश इस तरफ और ऋण आवेश इधर संरेखित हुए, जिससे इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र बराबर ई पी, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ के जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, गति करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र आ जाता है। उस क्षेत्र की तीव्रता को मान लिया गया ई पी। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो तीव्रता है वह कितना है, ई जीरो। इस प्रकार इसके बाहर यानी प्लेट ए से आने के पश्चात बी से होकर बाहर कुल तीव्रता E बराबर हो जाएगा 0 माइनस ई पी। यह जो है तीव्रता और ये मूल तीव्रता है। अगर यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ नहीं रहता तब तो ये वाली तीव्रता इसके बराबर होता ना, लेकिन वास्तव में उतना है क्या, नहीं। उसमें क्या हो रहा है, ये कमी, अर्थात परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होता है, कमी हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम जो है वो तीव्र देता है, घटा देता है। यही यहां पर क्या हो गया, परावैद्युत माध्यम। ठीक है, धन्यवाद।